अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग लाइव लाहौर स्टूडियो से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया गया है साल 2021 और 22 का। जो तकरीर वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान जनाब शौकत अजीज़ साहब ने की है, शौकत तरीन साहब ने की है, उस तकरीर को अगर सामने रखा जाए और उस तकरीर को पढ़ा जाए तो एक जनरल ओपिनियन ये बनता है कि शायद कोई नया बड़ा टैक्स नहीं लगा। कुछ टैक्सेस को, जो विद होल्डिंग टैक्सेस थे, उनको ख़त्म भी किया गया। गाड़ियों के रेट्स जो कि 850 सीसी के हैं उनको कम, उन पर जो टैक्स था उसको भी ख़त्म किया गया। तो लग ये रहा है कि शायद ये बजट को बहुत बड़ा बोझ नहीं है। लेकिन जब बजट पेश होने लगा, शौकत तरीन साहब बजट पेश कर रहे थे तो अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। मायूसी ये हुई अपोजिशन को लेके, वो हुकूमत को लेके भी कोई खासी खुशी नहीं हुई क्योंकि इस बजट में बहुत बड़ा रिलीफ भी आवाम के लिए नजर नहीं आया। लेकिन जो रोल अपोजिशन को प्ले करना था दूसरी जानिब, क्योंकि सिर्फ हुकूमत को ही तनकीद नहीं का निशाना नहीं बना सकते, अपोजिशन ने भी सिर्फ प्ले कार्ड उठाए थे, अपोजिशन ने भी सिर्फ एहतजाज किया था। तकरीर सुनने के बाद अभी तक अपोजिशन कोई बड़ा पॉइंट सामने नहीं रख सकी कि क्या खामियां रहीं आज के बजट में। कुछ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं फाइनेंस के, वो इसको मुतवाज़न बजट कह रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद रिलीफ नहीं मिलेगा। IMF की जो शराइत हैं उस पर भी बात हो रही है कि उनको वाज़े नहीं किया गया, वो बिजली का टैरिफ हो या वो नए टैक्सेस की बात हो, क्योंकि उनके साथ भी हमारा एक मुआहदा है जिसको लेके चलना है। वो बड़े अहम पॉइंट होंगे, ज़रा हम उस पर भी बात करेंगे। और जब सबसे अहम पॉइंट है वो है टैक्स कलेक्शन का इशू, जो कि इस मुल्क में शायद अगर 72 साल की 73 साल की तारीख उठा के देखें तो शायद आपको कुछ ही साल ऐसे नज़र आते हैं जब आप अचीव कर रहे होते हैं टारगेट, तो कभी अचीव हुआ नहीं, लेकिन गैप बहुत ज़्यादा रहा है। क्या वो गैप कम हो पाएगा या नहीं? क्योंकि इस मरतबा हुकूमत वक्त ने 5829 बिलियन का टारगेट रखा है, जिसमें 2080 बिलियन का टारगेट जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का, जो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्या ये हासिल कर पाएगी गवर्नमेंट या नहीं, ज़रा इस पे बात करेंगे। GDP ग्रोथ रेट जो है वो 4.8 रखी गई है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि इसको कैसे अचीव किया गया था। बिजली के हवाले से जो है वो उस पर बात नहीं की गई, ज़रा उस पर भी हम बात करेंगे। टैक्स कलेक्शन पर साबका गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, दो गवर्नमेंट्स की, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की। पीपल्स पार्टी कहाँ छोड़ के गई, नून लीग ने किस तरह इसको ड्राइव किया, उस पर भी बात करेंगे। और इस सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी जनाब आबिद सुलैरी साहब ने। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार जो फाइनेंस पे बड़ा महारत रखते हैं, मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब होंगे कराची से, उनका भी बहुत शुक्रिया। फाइनेंस एक्सपर्ट मोहम्मद अवैस साहब मेरे साथ लाहौर स्टूडियो से होंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया। सलीम माडवी वाला साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हो गया तो वो भी हमारे साथ होंगे। डॉक्टर फ़रूक सलीम साहब भी हमारे साथ होंगे। तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आबिद सुलैरी साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। सर, कैसा है ये बजट? अगर इसको मुतवाज़न बजट कहा जा रहा है तो हाउ वी डिफाइंड कि ये मुतवाज़न बजट है सर? अच्छा अवैस साहब, सर आपका ओपिनियन अपॉन बजट सर। देखिए अदनान साहब, मेरा ख्याल है काफ़ी देर के बाद आवाम को एक बेहतर रिलीफ वाली फील जो है वो आई है। आज की जो बजट स्पीच थी, इसके अंदर जो सबसे बेहतर जो एलिमेंट नज़र आया, नंबर 1 ये कि कोई भी नया टैक्स जो है वो नहीं लगाया गया, और बल्कि जो विदहोल्डिंग टैक्सेस थे कुछ कम किए गए। कुछ इंडस्ट्री के जो इंपोर्ट की ड्यूटीज़ थी वहाँ पे कुछ रिडक्शन दी गई। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो IT जो इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो दिया गया है। उसका पैकेज 10 साल की टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है। गवर्नमेंट ने सैलरीज़ भी आफ्टर द कोविड कम बैक करके, और उसके बाद सैलरीज़ के अंदर भी 10% की इंक्रीज़ अनाउंस की है। पेंशन्स के अंदर भी इंक्रीज़ अनाउंस की है। तो ओवरऑल अगर आप ये देखें इस सारी कहानी के अंदर, तो इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि एक तो मेरा ख्याल है, क्योंकि पिछले अगर आप इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस 2-3 साल से देखें तो कोविड आया, कोविड की वजह से इंडस्ट्री बहुत अफेक्ट हो रही थी, ओवरऑल कंजम्पशन भी नहीं हो रही थी, मार्केट्स के अंदर भी बुरे हालात थे। तो जो उसका कम बैक आना शुरू हुआ, हमारी GDP ग्रोथ, ये मेरा ख्याल है पहला साल हुआ है इस करंट गवर्नमेंट का कि जिसके अंदर वो 3.8 के करीब जो है वो GDP ग्रोथ आई है। और उसके मेन फैक्टर्स जो आए हैं, देखें उसकी जहाँ पे कोविड के प्रॉब्लम्स थे हमारे मुल्क में, उसी की कुछ ब्लेसिंग्स भी आई हैं। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आपको हुआ है कि आपके जो हमसाया ममालिक थे, चाइना था, इंडिया था, बांग्लादेश था, वहाँ कोविड की सूरत हाल बहुत ख़राब थी, वहाँ की एक्सपोर्ट अफेक्ट हो रही थी, और वो एक्सपोर्ट का बिजनेस पाकिस्तान को अंदर शिफ्ट हो गया। अब जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो गई। इसी तरह कुछ फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर भी बेहतर हुआ। कार मैन्युफैक्चरर बहुत ज़्यादा आपके मुल्क के अंदर आए। अगर आप पिछले कुछ अरसा में देखें तो एक मोटर व्हीकल की नई पॉलिसी दी गई, जिसके तहत कुछ कोरियन कंपनीज के प्लांट भी लगे, चाइनीज़ कंपनीज के प्लांट भी आए, और यहाँ पे असेंबली लाइन
उन्होंने खड़ी की, जिसकी बेसिस के ऊपर एक पूरी एक एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस की क्रिएट हुई। तो मैं इस स्टेज के ऊपर ये तो जरूर कहूंगा कि पिछले जो एफर्ट्स थी उसकी बेसिस के ऊपर एक तो बिजनेस रिवाइवल की तरफ गया और लोगों को एक उम्मीद की किरण नजर आई कि ये जो अभी आपने पॉइंट रेज किया कि क्या अगले साल जो 4.8% का जीडीपी ग्रोथ की जो रेशो रखी गई है, अगर गवर्नमेंट आज जो पॉलिसीज अनाउंस की हैं इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करते हैं, इसके साथ फुल टाइम एफर्ट के साथ लगे रहते हैं, बिजनेस को जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है, तो ये अगर ये चीजें लगती हैं तो फिर ये पॉजिटिव साइड पर जाने के चांसेस हैं और ये अचीवेबल होगा। यस, जो आपने टैक्सेस का टारगेट रखा, देखें जो ये साल है इसके अंदर टारगेट था 4,900 अरब का, अगले साल के लिए टारगेट बढ़ा दिया गया है 5,800 अरब के ऊपर लेके गए हैं, जो 24% के करीब इंक्रीज है। ये शायद जो है ना ये कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट की, क्योंकि देखें इस साल शायद 4,900 के करीब गवर्नमेंट पहुंच जाएगी। इस वक्त जो फिगर्स चल रही हैं और जिस तरह गवर्नमेंट की कलेक्शन हो रही है वो करीब पहुंच जाएगी, लेकिन अगले साल में 10-15% की ग्रोथ जो है वो अगर आप ले लेते और इसे कोई 5,200-300 का फिगर लेके जाते हैं तो दैट इज एन अचीवेबल टारगेट। 5,800 बहुत बड़ा एम्बिशियस है फ्रैंकली उस सर्कमस्टांसेस में जहां कोई नया, ये भी हमारी मजबूरी भी तो है क्या हमें आईएमएफ को भी सामने रखना है? आईएमएफ प्लान को सामने रखते हुए ये टारगेट बनाए जाते हैं। बिल्कुल, आईएमएफ ने हमें 6,000 अरब का टारगेट दिया हुआ था कि वो रखा जाए और गवर्नमेंट ने उसके साथ, मेरा ख्याल है जो भी है, इस दफा गवर्नमेंट ने आईएमएफ के साथ एक पोजीशन ली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आईएमएफ की तमाम कंडीशन को पूरा नहीं किया। अच्छा, इस पे एक ब्रेक पे जाना है मुझे। ब्रेक के बाद हम ये टैक्स कलेक्शन पर स्पेसिफिकली बात करेंगे, क्योंकि अगर हम टैक्स कलेक्शन की परफॉर्मेंस अगर नून लीग की गवर्नमेंट की देखते हैं तो वो काफ़ी बेहतर है। 1946 अरब पे छोड़ा था पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने, जब नून लीग जा रही है तो 3843 अरब रुपए है, तो तकरीबन डबल हो चुका था। इस पर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जो मौजूदा गवर्नमेंट का टारगेट है ये अचीवेबल है या नहीं है, क्योंकि आईएमएफ प्लान भी साथ साथ चलना है। और एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बार बार मैं तज़किरा कर रहा हूँ, वो है बिजली के रेट्स, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स, उन पर लगाया गया जाने वाला टैक्स जो आगे लग सकता है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का तीसरा बजट है और बार बार ये बात की जा रही है कि शायद नए टैक्स इसमें नहीं लगाए गए, क्योंकि आईएमएफ प्लान के साथ क्या ये मुमकिन है? मिर्जा अख्तियार बेग साहब, सर आपको अगर आवाज़ क्लियर है तो मैं चाहूँगा कि इस बात में कितनी सदाकत है कि वाकई नए टैक्स आज के पेश किए गए बजट में नहीं लगाए गए और ये आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ भी हो सकता है? सर नहीं, ये बात तो सही है कि इस बजट में नए टैक्सेस जो हैं वो नहीं लगाए गए हैं, लेकिन आईएमएफ के कहने पे जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया था उसमें 140 अरब रुपए की जो टैक्स एग्जम्पशन थी कॉर्पोरेट सेक्टर को, वो विड्रॉ कर ली गई हैं। तो दूसरे लफ्जों में ये 140 अरब के वो लोग जो पहले टैक्स से इस्तिस्ना थी उनको अब उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन नए टैक्सेस बिल्कुल नहीं लगे हैं। अच्छा सर, अगर टैक्स क्लेम में देखिए, जी कंटिन्यू सर, कंटिन्यू बोल आप। हाँ, देखिए मैं 2-3 मोटी बातें करके प्रोग्राम को शुरू करते हैं। पहली चीज तो यह है कि 2 सालों में हमने जो प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग की, अभी शौकत तरीन साहब आए उनसे मीटिंगें हुई, कॉमर्स मिनिस्टर से मुसलसल मीटिंग रही, हमने उन्हें ये बतलाया था बीमारी क्या है। अच्छा, उस बीमारी पे अमल नहीं हो रहा था। अब पहली बार बजट में वही चीजें उन्होंने भी आइडेंटिफाई की है और उसके ऊपर उन्होंने पॉलिसी दी है। मिसाल के तौर पे हमने उनसे कहा था एग्रीकल्चर सेक्टर खुदारा संभालो, तो वो बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तान नेट एक्सपोर्टर होता था फूड स्टफ का, अब नेट इंपोर्टर हो गया है। हम वीट भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम शक्कर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, खुर्दनी तेल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन जो हमारी टेक्सटाइल का खाम माल वो इंपोर्ट कर रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर देने पड़ रहे हैं जो आपके रिजर्व नहीं है। तो खुदारा इस कॉटन को संभाले। हमारी इस साल की कॉटन की फसल 13 मिलियन बेल से कम होकर 6.5 मिलियन बेल हो गई थी। तो इस बार उन्होंने बजट के एक प्रायोरिटी सेक्टर दिया है, आईटी की एक्सपोर्ट को दूसरा प्रायोरिटी सेक्टर उन्होंने दिया है। उसके बाद हमने कहा इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे बहुत हो गए। अब टेलीफोन का क्रेडिट डलवाते हैं 100 रुपए का, 70 रुपए का क्रेडिट आपको मिलता है, 30 रुपए का टैक्स चला जाता है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस इस तरह से जो अवाम से
वसूल किए जा रहे थे, इंपोर्ट स्टेज पे, टर्नओवर पे, टूरिज्म में, टिकट के ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर। हमने कहा दुनिया में डायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो रहे हैं, आप खुदारा ये रेग्रेसिव स्कीम है इसको खत्म करें, डायरेक्ट टैक्सेस को जो है आप प्रमोट करें। इस बार वो भी हुआ है कि उन्होंने विथहोल्डिंग टैक्स खत्म करे, 12 विथहोल्डिंग टैक्स खत्म करे, डिस्क्रिशनरी लिमिट खत्म करी, टर्नओवर टैक्स और दूसरे टैक्सेस में कमी लाए, मोबाइल टेलीफोन के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सेल टैक्स जो था बिल्कुल सही, 12.5, बिल्कुल सही सर। सब चीजों से सर गॉट द पॉइंट, हाईलाइट किया सर। आबिद सुलारी साहब, मैं आ रहा हूं सर आपकी तरफ। आबिद सुलारी साहब, सर जरा बता दीजिएगा कि टैक्स टारगेट जो गवर्नमेंट ने बताया क्या ये अचीवेबल है सर? आबिद सुलारी साहब, क्या ना काफी अगर अच्छा ऑडियो का प्रॉब्लम, इनकी ऑडियो जरा ठीक करो। अब ऐसा हाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि जो बेग साहब ने कुछ बातें की हैं उसमें तो टैक्स रिडक्शन की बात हो रही है, कई अहम सेक्टर से इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम खत्म भी कर रहे हैं, दूसरी जानिब गवर्नमेंट एक बड़ा अमाउंट टैक्स का फिक्स कर रही है जो कि जिसका तज़किरा आपने भी किया, ये अचीव कैसे होगा सर? देखिए, जो इस वक्त गवर्नमेंट की प्लानिंग है वो जो अभी नज़र भी आ रहा है वो ये है कि सेल्स टैक्स की रिजीम को बढ़ाया जाएगा। अभी हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि रिटेलर्स और होलसेलर जो है वो टैक्स नेट के अंदर नहीं है, और इस वक्त गवर्नमेंट ने जो सारा फोकस रखा हुआ है कि वो वहीं पे जो जितने भी लोग टैक्स नेट से बाहर हैं उनको वो लेके आएंगे और उसकी बेसिस के ऊपर जो होगा वो टैक्सेस बढ़ेंगे। दूसरी जो चीज़ अहम है, देखिए गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन जो है, अब ये आगे जाके पता चलेगा वो एक्सपेक्टेशन पूरी होती है या नहीं होती, क्योंकि इस वक्त वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो अगले साल है वो GDP ग्रोथ बढ़ जाएगा, इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इनकम के लेवल्स बढ़ जाएंगे। जब इनकम के लेवल्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली वहां से टैक्सेस को ऑटोमेटिकली उनको मिल सकता है, लेकिन स्टिल मुझे ये लगता है ये सारी आपकी बात अवैस भाई, एक चीज मैं आपको दोबारा पॉइंट आउट करूं, आपने खुद भी पढ़ ली होगी, 2080 बिलियन तो सर वो है ना जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, बहुत बड़ी 2080 अलहदा है, 5800 अलहदा है, 5800 अरब जो है वो टैक्स रेवेन्यू है, जो पिछले साल में 4900 था उसको बढ़ा के 5800 किया गया है। तो वो जो इंक्रीज है वो तो टैक्स का 2000 का जो रेवेन्यू है वो अलग, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू उसकी बात नहीं हो रही, जो टैक्स रेवेन्यू की बात हो रही है उसका तो वो अलहदा क्वांटम है ना, जो चीज़ आनी है जो यहाँ से आ रही होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज दी है उसके अंदर एक वो स्मॉल लोन्स जो नॉन आप कह लें जो बेरोजगार नौजवान है उसके लिए नई स्कीम जीरो इंटरेस्ट के ऊपर लेके आ रहे हैं और वहां पे चल रहे हैं। अब उसके दो पहलू हैं जिनको देखने वाला है कि क्या गवर्नमेंट की इतनी एबिलिटी है, इतनी कैश फ्लो होगी कि वो उनको दे सके, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये लोन, क्योंकि ये जिन लोगों को दिए जाने हैं ये वो लोग हैं जो बेरोजगार नौजवान हैं जिनके पास एसेट नहीं है सिक्योरिटी देने के लिए, क्या कमर्शियल बैंक उनको दे देंगे, रिकवरी कितनी होगी, क्या ये येलो कैब स्कीम की तरह का ये कोई एक और बड़ा स्कैम आ जाएगा और उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर इतना बड़ा बर्डन आ जाएगा, वो सारी चीज आएगी। तो ये बहुत सारे पहलू हैं जिसकी बेसिस के ऊपर जो है अभी वो देखा जाएगा और पता चलेगा कि आगे क्या होता है। आबिद साहब आवाज क्लियर है सर? आबिद साहब को आवाज नहीं जा रही अभी भी। अच्छा मिर्जा अख्तियार बेग साहब, सर मैं क्योंकि आप काफी अरसे से मुल्क के फाइनेंस पे नजर रख रहे हैं और टैक्स कलेक्शन पे हमेशा आपने काफी तजावीज पेश की हैं, मेरे होशोवास में तो आपकी तजावीज को पर कभी गौर नहीं किया गया, और आप जैसे एक्सपर्ट्स जब तजावीज़ देते हैं तो उन पर हुकूमतें वो इमरान खान साहब की हो, वो नवाज शरीफ साहब की हो, जरदारी साहब की हो, मुशर्रफ साहब की हो, वो तवज्जो गवर्नमेंट्स कम ही देती हैं। लेकिन मेरे सामने सर एक ग्राफ पड़ा है जिसमें 2013 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 1946 पे छोड़ के गई, जिसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया 5 सालों में नून लीग की गवर्नमेंट ने, जबकि पीटीआई की गवर्नमेंट ने 3843 पे लिया और अभी पीटीआई की गवर्नमेंट 4200 पे है तकरीबन सर। तो पीटीआई की गवर्नमेंट उस लेवल से टैक्स कलेक्शन को बढ़ा नहीं पा रही जिस तरह नून लीग ने बढ़ाया था। तो नून लीग ने क्या ऐसा किया था कि टैक्स कलेक्शन डबल होना शुरू हो गई थी, और पीटीआई क्या ऐसा नहीं कर पा रही कि टैक्स कलेक्शन जो है वो बहुत पीछे जा रही है एज कंपेयर टू पीएमएलएन? सर बहुत अच्छा सवाल है अदनान। पहली चीज तो यह है कि जीडीपी ग्रोथ पीटीआई की 3 सालों में देख लें, ये जो इस साल 3.9 कह रहे हैं ये हाईएस्ट है, और पिछले साल -0.4% थी जी, 0.4। तो जीडीपी की ग्रोथ पीटीआई नहीं अचीव कर सकी है,
और जिसकी वजह से आपकी जीडीपी से को 35 अरब डॉलर या 38 अरब डॉलर पिछले साल निकल गए। आपका साइज जीडीपी का छोटा हुआ। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ता है रेवेन्यू के ऊपर, कलेक्शन के ऊपर, क्योंकि आपके ट्रांजैक्शन बेस्ड ये रेवेन्यू कलेक्शन है। आपको ये सुन के ताज्जुब होगा, इन हालात में भी एफबीआर ने, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, चेयरमैन को आसिम अहमद को और ख़ास तौर से डॉक्टर अशफाक अहमद मेंबर एफबीआर रेवेन्यू कलेक्शन पे, कि इन हालात में भी उन्होंने 18% ग्रोथ दी है और पिछली 5 सालों में 20% ग्रोथ है। यानी 5 साल में टैक्स रेवेन्यू डबल हो गया। इन हालात में जहाँ पे कोरोना भी है, आईएमएफ से मुआहदा भी किया हुआ है, तो जो चीज़ अच्छी है उसको मानना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। सर ये जरा सी वो बात अधूरी रह गई कि जो मेरी कंसर्न थी, मेरी कंसर्न ये थी कि कल शौकत तरीन साहब ने इकोनॉमिक सर्वे के बाद कहा कि सर्कुलर डेट जो है ये 7 साल में या 8 साल में एड्रेस होगा, इसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। मैं तो सन्नाटे में आ गया। सर्कुलर डेट अभी आपका 2400 के करीब पहुंच चुका था, 2500 तकरीबन, और अभी कुछ पे करा है उन्होंने, उसके बावजूद सर्कुलर डेट वहीं खड़ा है। आईएमएफ की भी बड़ी कंसर्न है, हम 1 साल गुजारा नहीं कर सकते, आप 7 साल की बात कर रहे हैं। आपको इश्यूज पता है क्यों बन रहा है, 3 डी लॉसेस वो आप कह रहे हैं, लेस रिसीवेबल वो आप कह रहे हैं, एफिशिएंसी वो आप कह रहे हैं, कैपेसिटी सरचार्ज वो आप कह, तो आपको पता है, इसको आप हल करें 1-2 साल में। ये 7 साल। अच्छा, ये सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठा दिया। इतनी अलार्मिंग आबिद सुलैरी साहब ने काफी काम किया आईपीपी को लेकर भी। एक चीज और, जी 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 बेग साहब बोल दीजिए जल्दी से। हाँ, दूसरी चीज ये है कि पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिनको उन्होंने हर बार वादा किया कि हम प्राइस करके खत्म करेंगे और नेशनल एक्सचेकर पे बोझ नहीं बनने देंगे, इस साल उन्होंने 1000 अरब रुपए पिछले 2 सालों में दिया है इन पीआईए, स्टील मिल, वापडा, रेलवे, पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को। इसकी उन्होंने वादा किया था कि हम प्राइवेटाइज करेंगे। पहली स्पीच उनकी उठा के देख लें, दूसरी स्पीच उनकी उठा के देख लें। बात करता हूं वज़ीर खजाना की। सुलैरी साहब 2 सवाल है सर आपके लिए। अब ये 3 साल हो गए, मैं सर्कुलर डेट एंड पे लेके जाना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं एक ब्रेक ले लूं ताकि आप सर्कुलर डेट पे और टैक्स कलेक्शन पे कंबाइन बात कर सकें। एक ब्रेक ले लें जल्दी से। वेलकम बैक। आबिद सुलैरी साहब, मैं सर्कुलर डेट पे जरा एंड पे जाना चाह रहा था, बेग साहब पहले ले आए हमें, तो इस पे भी जरा बात कर लीजिए, क्योंकि सर्कुलर डेट पे तरीन साहब की पूरी स्पीच में कहीं तज़किरा नजर नहीं आया। बिजली पर क्या नए टैक्सेस लगेंगे, क्योंकि मुझे याद है आईएमएफ का प्लान आपके पास पड़ा होगा, आपने बहुत उस पर बात भी की है। आईएमएफ के प्लान में भी टैक्सेस हैं जो कि इस बजट में नहीं, जिसको जाहिर किया गया। तो सर्कुलर डेट का चैलेंज किस तरह काउंटर किया जा सकता है और किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा बोझ तो है। और मेरा दूसरा सवाल ये है सर कि जो नया टैक्स का इन्होंने टारगेट सेट किया है, नॉन टैक्स का 2080 और टैक्स रिटर्न का कोई 5829 है, ये कैसे अचीवेबल है सर? ये दो सवाल है आपके लिए। जी, ये देखिए, ये टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट है, ये मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक रियलिस्टिक है। और उसकी वजह ये है कि अगर 4.9 बिलियन हम इस माली साल में हासिल कर लेते हैं और अगले साल हम तकरीबन 8-9% इन्फ्लेशन देख रहे हैं, 5% जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं, तो ये 13-14% जो है ये तो इसमें इजाफा हो जाएगा। उसके बाद आपके पास कुछ 400-450 बिलियन का जो है वो शॉर्टफॉल बचता है। और ये तमाम जो इस वक्त जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस तो किया गया है, मुख्तलिफ होल्डिंग टैक्स कम करके, मुख्तलिफ ड्यूटीज इनको कम करके, एग्रीकल्चर वगैरह पे फोकस करके, एसएमई पे, तो उसके नतीजे में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है तो डेफिनेटली आप अगर 5.8 एग्जैक्ट हासिल नहीं कर सकते तो उसके 3 जो है वो पहुंच जाएंगे। और शौकत तरीन साहब ने कल इसीलिए वो इकोनॉमिक सर्वे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब 6ठा रिव्यू अगस्त में होगा तो उस वक्त इस पर IMF से बात जो है वो की जाएगी। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये 5.5 जो है 5.5 ट्रिलियन का टारगेट तो उसको ये क्रॉस कर देगा, उस थ्रेश होल्ड को। उसके बाद कुछ 100-200 बिलियन का उसको फर्क पड़ेगा। रही बात जो एनर्जी सर्कुलर डेट की,
नहीं इस पे सर, इस पे आबिद भाई इसको क्लियर कर दीजिए ना सर। आपने, क्योंकि बेग साहब ने भी यही तज़किरा किया था कि नून लीग का टैक्स कलेक्शन इसलिए अच्छा रहा, उसकी प्रोग्रेस हर साल बढ़ती रही बिकॉज जीडीपी स्टेबल था और जीडीपी ग्रो कर रहा था, इंक्रीज हो रहा था। जबकि आपकी जो गवर्नमेंट है पीटीआई की, उनका जीडीपी अफेक्ट रहा पिछले 2-2.5 सालों में। आप भी यही कह रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन लिंक्ड विद जीडीपी, अगर जीडीपी 5 से ऊपर जाता है तभी 5,000 से ऊपर ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। अगर जीडीपी 5 तक नहीं जाता सर तो फिर ये टैक्स कलेक्शन टारगेट पूरा नहीं होता। टैक्स कलेक्शन टारगेट के लिए आपको जीडीपी पे भी फोकस करना पड़ेगा, उसके लिए तो पॉलिसी दी नहीं गवर्नमेंट ने अभी तक सर। देखिए जो जीडीपी हासिल करने के लिए तो जो मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड किया गया है, वो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, वो एसएमई का है, वो इंडस्ट्री का है। तो जो मुख्तलिफ जो ड्यूटीज जो हैं, जो विद होल्डिंग टैक्सेस जो हैं उनको खत्म करना, मुख्तलिफ चीज़ों से जीएसटी कम करना, फेडरल ड्यूटी को कम करना, तो ये जो बिजनेस की कॉस्ट है उसको ये रिड्यूस करेगा। और जब उसको रिड्यूस करेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें इजाफा होगा। सिर्फ जो इसमें क्वालिफायर है वो ये है कि जो कोविड की अगली लहर है, खुदा खास्ता वो तो पाकिस्तान में ऐसी ना आ जाए जिसकी वजह से कि इकॉनमी का पहिया जो है वो मुजमंद हो जाए। ठीक, अगर जिस तरीके से हम वैक्सीनेशन को प्रमोट कर रहे हैं और हुकूमत जो है उसने $1 बिलियन से ज्यादा जो है वैक्सीन की इम्पोर्ट के लिए रखा है, तो अगर ये सारी चीजें जो है इसका प्लान चलती रहे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो रही है। बिल्कुल सही, गॉट द पॉइंट सर। सर्कुलर डेट पे आ जाए सर, सर्कुलर डेट। जी, सर्कुलर डेट जो है उसके लिए एक डेट मैनेजमेंट प्लान जो है वो बनाया है इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल में, वो प्रेजेंट भी हुआ है। उसमें मेजर एम्फेसिस ये है कि टैरिफ बढ़ाना ही इस मसले का हल नहीं है। अगर हम देखते हैं कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस को, तो 40% कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हुकूमत के अपने जो पावर जनरेशन प्लांट्स हैं उनको वाजिबुल अदा है और हुकूमत वहाँ पे निगोशिएट कर सकती है या उनकी जो पीरियड ऑफ जो रिटर्न है उसको प्रोलॉन्ग कर दे या उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दे। तो अपने पावर प्लांट से तो निगोशिएट कर सकती है, और जब वो अपने पावर प्लांट से निगोशिएट करती है तो फिर आबिद भाई कता कलामी की माफ़ी चाह रहा हूँ। अख्तियार बेग साहब ने जो बात की ना सर, वो बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया कि आप 7 साल का कह के इस टर्न से जान छुड़ा रहे हैं कि अगले टर्म में देखेंगे सर्कुलर डेट क्या होगा। कल को आप लोगों से कह सकें भी हमने तो आपको 2021 में कह दिया था कि ये तो मसला ही बड़ा लंबा चौड़ा है, 8 साल लगेंगे। मतलब ये तो डिलेइंग टैक्टिक्स हो गए ना, गवर्नमेंट करना चाहे तो कर सकती थी। ये देखिए ना, जो सर्कुलर डेट है या तो आप उसको पूरा करेंगे अपने टैरिफ बढ़ा के, या आप उसको पूरा करेंगे अपने जो पेमेंट्स हैं उससे रिलेटेड उनको कम करके। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे पेमेंट कम करने की बात हो रही है कि जो 40% कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं वो हुकूमत में खुद को देने हैं अपने हुकूमत के ही पावर जनरेशन प्लांट को, वहाँ पे नेगोशिएशन की गुंजाइश मौजूद है। इसी तरीके से अगर आप एनर्जी मिक्स जो है उसको इम्प्रूव करते हैं, जैसा कि वज़ीर आज़म का अगर प्लान है जो रिन्यूएबल एनर्जी को इंट्रोड्यूस करवाने का, उसको लाने के लिए, तो वहाँ पे आपका एनर्जी मिक्स जब इम्प्रूव होगा तो आपकी महंगी बिजली की जगह सस्ती बिजली लेना शुरू कर देगी। इसी तरीके से अगर डिस्काउंट जो है, अगर आप जो पहले 15 जो लास्ट मेकिंग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको डिस्काउंट भी शामिल होते हैं और आप रिकवरी जो है डिस्काउंट की बहुत सेमी प्राइवेटाइज तरीके से अगर हासिल कर रहे हैं तो आपके जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो जरूरी यानी अगर बहुत महंगा फ्यूल हो रहा होगा तो फिर तो जाहिर है कि आपको टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अगर ये फ्यूल जो है ये रेंज बाउंड रहता है तो फिर हुकूमत के पास कुछ और रास्ते हैं कि वो इसको अगर पूरी तरह कम नहीं कर सकती तो उसको कम से कम नया जो डेट है वो कम्युलेट होने से इसको बचा सके। बिल्कुल सही है। अच्छा अख्तियार बेग साहब, सर 2 सवाल हैं आपके लिए। क्या आपको लगता है सर्कुलर डेट, मैं अक्सर कहता हूँ भाई बढ़ाने या कम करने के बजाय इसको अगर मैनेज करने की बात कर ली जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। क्या ये पॉसिबल है सर? एक तो जरा 2 लफ्ज़ में ये बता दीजिए 2 मिनट में सर। और सेकेंडली सर एक और पॉइंट है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो मुतवाज़न बजट हम कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बजट में टैक्सेस नहीं हैं, इसका क्रेडिट शौकत तरीन साहब को दें या इसका क्रेडिट हफीज़ शेख साहब को दें या इसका क्रेडिट किसी और टीम को दें? मतलब एक सियासी सवाल पूछा सर आपसे मैंने। आप गैर सियासी हैं, आई नो सर, सवाल सियासी हो गया है। बेग साहब देखिए इस वक्त जो जीडीपी आपकी ऊपर गई है, पहले इसकी वर्ल्ड बैंक और IMF 1.5% की प्रोजेक्शन थी, उसके बाद स्टेट बैंक
में 3% मैक्स इसकी बतलाई, और फिर अभी आखिरी चंद दिनों में ये 3.9 या 4% की जीडीपी की बात हो गई। तो सवाल पैदा होता है कि ये एकदम से आखिर के दिनों में ये जीडीपी में ऐसी हलचल क्या हो गई, कहाँ से एक्टिविटीज़ें बढ़ गई कि जीडीपी आपकी 4% पे या 3.9 पे पहुँच गई। देखिए इसमें मैं बताऊँ, एक तो वीट में आपने जो सपोर्ट प्राइस बढ़ाई थी 2,000 रुपये पर मन जो गेहूं की कीमत की थी, उससे अदनान 1,200 अरब रुपए काश्तकार को मिले। 1,200 अरब। अब ये पैसे जब काश्तकार के पास गए हैं तो जो मोटरसाइकिल मतवाला है वो मोटरसाइकिल उसने ले ली, जो छोटी गाड़ियाँ ले सकता था उसने गाड़ी ली, जिसने कंस्ट्रक्शन की शॉपिंग में बुक करा सकता था उसने बुक कराया, पर ये पैसा मार्केट में आया। उसके बाद हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी, रेमिटेंसेस 2.25 बिलियन माना पहुंच के 29 बिलियन का रिकॉर्ड पहुंचने जा रहा है। वो पैसा भी मार्केट में आया है। उसके बाद आरडी अकाउंट 1.5 बिलियन डॉलर तकरीबन हो चुका है, जो रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट से भेजे गए हैं पैसे। ये सब पैसा मार्केट में आया है और इससे मार्केट एक्टिविटीज हुई हैं और ये लेटली हुई हैं। तो ये है मेरा जवाब। सर बिल्कुल सही, लेकिन मेरा सवाल शायद आपने सुना नहीं। 1.5 IMF ने वर्ल्ड बैंक ने अभी रिवाइज नहीं की अपने जीडीपी प्रोजेक्शंस। सर क्या आपने अपना पॉइंट, आप जो बात बता रहे थे बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने कथा कलामी नहीं की इसमें, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था सर। मेरा सवाल ये था आपसे कि जो बजट तैयार हुआ है, ये जो बजट जिस पर हम सारे बात कर रहे हैं कि एक मुतवाज़न बजट है, नया टैक्स नहीं लगा, इसका क्रेडिट शौकत तरीन साहब को दें, हफीज शेख साहब को दें या किसी और को दें? सर ये सवाल था मेरा आपसे। शौकत तरीन को उन्होंने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात की है। उन्होंने ये कहा है कि IMF से पावर टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने और वो बहुत सारी चीज़ें जो हमने उनसे बात की थी उस बजट में कराई हैं। ये हायर ग्रोथ की तरफ जाने वाले, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाने वाले मॉडल पे काम कर रहे हैं। नहीं सर, ये तो हमने कह दिया ना कि हम IMF से कह देंगे कि हम पावर टैरिफ नहीं बढ़ा रहे। अगर IMF अपनी शराइत पे रहा तो हमें बढ़ाना पड़ेगा ना सर, या तो हमें विथड्रॉ करना पड़ेगा वो IMF का प्रोग्राम। तो PM ने कह दिया है कि हम नहीं करेंगे। अच्छा चलो, मैं PM का कहना कितना इम्पैक्टफुल है सर? IMF अपना प्रोग्राम मंसूख भी तो कर सकता है। अभी तो आप जो स्टेटमेंट है उसकी फेस वैल्यू पे देखिए ना। नहीं सर, वी आर फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं, देख सर मैं प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर और उनको पता है कि अगर ये नहीं सर मेरा पॉइंट ये है कि मैं प्राइम मिनिस्टर के बयान को तो डिनाई कर ही नहीं रहा ना सर। मेरा मानना यह है कि हम किसी कानून के तहत मुल्क चला रहे हैं ना। हम IMF प्रोग्राम को उन शराइत पर चलाएंगे जो हमने शराइत उनसे तय की, तो उसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? उस शराइत के मुताबिक कह दिया है कि IMF एग्रीमेंट नीड टू रिविजिट और उसका रिवीजन जरूरी है। मैं इस पे आता हूँ, रिवीजन पे सुलारी साहब की जानिब। अवैध साहब, ओवर टू यू सर। ये बताएं कि क्या ये जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है विद होल्डिंग टैक्स का, कि आप ट्रांसफ़र करते थे रकम तो आप पे विद होल्डिंग टैक्स लगता था, वो ख़त्म हो जाएगा, इससे कोई फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? अगर फ़ायदा था तो उसको ख़त्म क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, फ़ायदा नुकसान अलहदा चीज़ है। बेसिकली बैंकिंग अफेक्ट हो रही थी, लोगों ने बैंक्स के अंदर जो है वो ज़रा डिपॉजिट कम करना शुरू किया, बैंक डिपॉजिट, और उसकी बेसिस के ऊपर टोटल इकोनॉमी के अंदर जो इश्यूज़ आ रहे थे उसको एड्रेस करने के लिए ये जो विद होल्डिंग टैक्सेस ख़त्म किए गए हैं, ये अगर आप इम्पैक्ट देखें कि इससे क्या, एक तरफ तो ये था कि टैक्स कलेक्शन बहुत थोड़ी हो रही थी, इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं थी नंबर, और दूसरी तरफ ये हो रहा था कि एक पूरा के कम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम था उसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है और ज़्यादा फोकस जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ आ रहा है इंस्टेड ऑफ विद होल्डिंग टैक्सेस। तो उस सारी पॉलिसी के अंदर रख के उसको ख़त्म किया गया और उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं होगा, रादर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन अगर ज़्यादा हो जाती है और वो सारी चीज़ें आती हैं तो उसकी बेसिस के ऊपर होगा। एक तो ये मैं आपको, दूसरा मैं आपको एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर देखने वाली है। देखें, जब मुस्लिम लीग की लास्ट गवर्नमेंट थी 2018 की, तो उस वक्त
1.5% जीडीपी चल रहा था। उसके बाद इनका जो जीडीपी पहला साल जो पीटीआई गवर्नमेंट का था वो 1.9 पे गया, दूसरा साल जो था वो माइनस पे चला गया, और थर्ड ईयर के अंदर जो आया तो ये पॉजिटिव 3.9 पे है। अच्छा, 3.9 पे जो हमारा टैक्सेस का टारगेट आ रहा है वो तकरीबन 4,500 अरब की कलेक्शन आ रही है। अगर ये जीडीपी 1% और बढ़ा गए नेक्स्ट ईयर में, और उसकी पॉजिटिव होप ये है कि इस स्टेज के ऊपर जो पॉलिसीज आई हैं, गवर्नमेंट थोड़ी सी फोकस हो रही है, आपकी इंपोर्ट कम हो रही है। इंपोर्ट के ऊपर पिछले 2-3 साल से अगर आप देखें तो इंपोर्ट को कम किया गया। इंपोर्ट कम करना है तो प्रोडक्शन तो होनी है। अब जाहिर है यहाँ पे अगर लोकल प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, और आपके जीडीपी में भी इंक्रीज आएगी, आपके टैक्सेस के अंदर भी इंक्रीज आएगी। काम करने वाली बात आप कर रहे हैं जो गवर्नमेंट करना चाहिए। आबिद सुलारी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सवाल मैं आज के शो में पूछना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं बेग साहब को चैलेंज भी नहीं कर सकता सर। एक तो उम्र में बड़े और वो उनकी फील्ड है, हम तो सिर्फ उस पर सवाल, मैं तो फाइनेंस पे सवाल पूछने की भी जसारत नहीं करता सर। जो बेग साहब बता रहे हैं, नहीं मैं बेग साहब बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मतलब हम टीवी एंकर का स्पेसिफिक फील्ड तो नहीं है सर, आपका तो एक माशाल्लाह इसमें बड़ा एक्सपीरियंस है। सुलारी साहब, बेग साहब जिस बात का तज़किरा कर रहे हैं, और मैं शौकत तरीन साहब की आज की स्पीच को मन्नोन मान लेता हूँ कि ये इसी तरह इंप्लीमेंटेड होगी, जो प्रिंटेड फॉर्म में हमें स्पीच पढ़ाई गई या दी गई या सुनाई गई, तो फिर हमें IMF प्रोग्राम को रिव्यू करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर भी यही खदशा जाहिर कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि IMF प्रोग्राम रिव्यू हो सके? आबिद सुलारी साहब, देखिए, IMF प्रोग्राम जो है वो उसको रीनिगोशिएट किया जा सकता है, तो वो रीनिगोशिएट इस तरीके, जी कंटिन्यू सर, कंटिन्यू आप। IMF प्रोग्राम रीनिगोशिएट किया जा सकता है। वो रीनिगोशिएट इस तरह से होगा कि जो हमारा छठा रिव्यू है, जो कि अगस्त में ड्यू है, अगर वहाँ पे उनको IMF को लगता है कि जो इस नए आने वाले माली साल के पहले 2 महीने में पाकिस्तान की इकॉनमी दुरुस्त में चल रही है, तो फिर कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान जो है वो उनके साथ जो है वो कोई अल्टरनेटिव प्लान बी, प्लान सी वो तय ना कर सके। देखिए, वज़ीर ख़ज़ाना ने पहले दिन से ये कहा कि IMF प्रोग्राम से निकलने का कोई इरादा नहीं है, और अगर निकलने का इरादा नहीं तो इसका मतलब ये होगा कि अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे, यानी आज अगर हम ये इस तरह का वज़ीर ख़ज़ाना बोल्ड बजट पेश करने में कामयाब हो, तो उसके पीछे वो 3.94 वो जो GDP ग्रोथ है वो नंबर मौजूद है, और वो नंबर अपनी जगह पे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ दुरुस्त किया होगा तो ये इकॉनमी दुरुस्त पे चल निकली है। तो इसी तरीके से अगर अगले 2 महीनों में उस वक्त के जो फिगर्स होंगे अगर वो कन्विंसिंग होंगे तो IMF के साथ रीनिगोशिएट किया जा सकता है। IMF इसमें वेवर दे देगी, यानी पूरा प्रोग्राम अगर जो है। मैं कंडीशनल सवाल पूछ रहा हूँ, अगर रीनेगोशिएशन नहीं होती तो फिर नए टैक्सेस होंगे, नई चीजें होंगी, फिर नया प्लान होगा, फिर ये बजट यहाँ स्टैंड नहीं करेगा जहाँ आज स्टैंड कर रहा है। मैं कंडीशनल सवाल पूछ रहा हूँ, अगर ये ना हुआ जो आप कह रहे हैं। देखिए, जो चीजें आप कह रहे हैं ना वो बजट का हिस्सा नहीं है। हमें जो अवाम है, अवाम को किस चीज़ की परेशानी है इस वक्त? परेशानी इस चीज़ की है कि जी महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, या पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, या बिजली की कीमतें, या गैस की कीमतें। अब ये चीज़ें बजट का मैंडेट है ही नहीं है। जो बजट है, बजट अपनी जगह पर बहुत मुतवाज़न और उसमें सारा फील गुड फैक्टर्स हैं, सारी अच्छी अच्छी खबरें हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या ओगरा या नेपरा जो है अगले 2 महीने बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंडेशन देते हैं, 1 जुलाई को जो रिकमेंडेशन देते हैं, अगर कीमतें बढ़ाने की जिस तरीके से कि कीमतें आलमी मंडी में बढ़ रही हैं, तो क्या वज़ीर आज़म उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो वो जो चीज़ होगी वो बहुत सा आपका जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है और टैक्स रेवेन्यू वो उधर से आ रहा होगा। तो IMF जो है, IMF को भी इस चीज़ का इदराक है, और IMF की एक जो शर्त है वो ये है कि ओगरा और नेपरा को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। जैसे स्टेट बैंक के उन्होंने इंडिपेंडेंस की बात की थी, और तीन शराइत ऐसी है जो कि अभी जिनसे नेगोशिएशन चल रही है, काम हो रहा है। आबिद साहब, जी बेग साहब कुछ बेग साहब कमेंट करना चाह रहे हैं, आखिरी मिनट है बेग साहब, प्लीज जल्दी से सर, 1 मिनट है आपके पास। जी मैं एक तो अदनान साहब मैं आपको बतलाऊं कि IMF से दो राउंड ऑफ मीटिंग्स हुई हैं जी। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने हमारी सब चीज़ें मान ली, लेकिन उन्हें जिन एरियाज में हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जहाँ हम रिविजिट करके, और हमने इंश्योरेंस दिया उन्हें रेवेन्यू का कि इन बातों के बावजूद हम आपका रेवेन्यू टारगेट मोरलेस जो आप बात कर रहे हैं 20% प्लस ग्रोथ की वो अचीव कर लेंगे, जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है।
ये 2 राउंड हो चुके हैं और उसमें एक इंडिकेशन दोनों साइड से डिस्कस है। हुकूमत को पता है कि किस हद तक वो जा सकते हैं, किस तक नहीं। ये बिल्कुल नए सिरे से बात नहीं होगी IMF से कि बजट के बाद आप आखिरी गए कमेंट अवैध और साहब, आपने जल्दी से 30 सेकंड कंक्लूडिंग कमेंट्स। IMF ने टोटल टारगेट दिया हुआ था वो 6000। बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। नाज़रीन अपना ख्याल रखेगा, उम्मीद करेंगे कि ये बजट आपके लिए भी बहुत ही अच्छा हो। जितनी बातें की जा रही हैं उतना ही फायदा आपको भी पहुंचे। अपना ख्याल रखेगा। अपने मेज़बान अदनान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।